नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वह उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम भी करेंगे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और पुष्प गुच्छ भी दिए। आपको बता दें, साथ ही सीएम धामी ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी में ही हैं और वो अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और ये अक्षय कुमार की तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनको पहाड़ी टोपी गिफ्ट की। आपको बता दें कि सीएम ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी गिफ्ट की और केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी अक्षय कुमार को सीएम ने भेंट की। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कर्नल कोठियाल उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए हैं। केजरीवाल ने वहां पर कहा 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी ने उत्तराखंड को बदहाल कर दिया। बीजेपी कांग्रेस को लाने से उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है। सबने 21 साल में देख लिया, बीजेपी कांग्रेस उत्तराखंड का भला नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है। कम समय में बहुत विकास काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किए हैं। अपने रिश्तेदारों से दिल्ली में पूछें, अगर वो कहते हैं हमने काम किया तो हमें वोट दो, अगर दिल्ली में हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। केजरीवाल ने ये सभी बातें उत्तराखंड के लोगों को कही। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, भ्रष्टाचार खत्म करेगा ये चुनाव, भ्रष्टाचार खत्म करेगा आपके, केवल आप कर सकते हैं ऐसा इसके लिए। तो ये सभी बातें केजरीवाल ने उत्तराखंड में कहीं। इस दौरान उनके साथ कर्नल कोठियाल भी मौजूद थे। कर्नल कोठियाल के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल की, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड के लोगों को जो है संबोधित केजरीवाल के द्वारा किया गया। कि जो दुर्दशा है, जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन 21 सालों में भ्रष्टाचार को छोड़ के उत्तराखंड वासियों ने और कुछ नहीं देखा। अब आने वाले चुनाव में 5 साल और इनको अगर दे देंगे इनमें से किसी भी पार्टी को, तो और कुछ बदलने वाला नहीं है। ये ढर्रा ऐसे ही चलेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे, यही नारे होंगे, यही बातें होंगी, बदलेगा कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। नहीं किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, केवल हम ही कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, आप दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों को, यार रिश्तेदारों को फोन करके पूछें कि क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हैं। अगर वो कहे नहीं खुश हैं, मुझे उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अगर हम 7 साल में दिल्ली में इतना कुछ कर सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने 21 साल में क्या किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं। ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को। वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता है अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे। एक दूसरे को बचाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड में 55,000 60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां?
ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें। 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना? नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गए? ये सारा का सारा इनके स्विस बैंकों में। इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी पूरी दुनिया भर में। एक नेता से ये पूछ लो तेरी टोटल वेल्थ क्या है, उसको भी नहीं पता होगा उसकी टोटल संपत्ति कितनी है। इतना कमा रखा है इन लोगों ने। ये सारा पैसा उत्तराखंड का इन नेताओं ने लूटा है। उत्तराखंड के लोगों के पास आज एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। आज एक ही जरूरत है उत्तराखंड को, एक ईमानदार विकल्प की। अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना, और मैं समझता हूं इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। कि आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है। भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दूसरी बातें 10 पॉइंट एजेंडा में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह 1-2 दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा। बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। हर महिला को हजार रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी ज़रूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे। हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों,
केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते, उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे वैसे यहाँ भी करेंगे और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम जिसमें 4 लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खत्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जो कि गांव-गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके जरिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चौबट्टा-खाल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी केशर सिंह नेगी ने द्वारी-खाल विकास खंड के ग्वीन गांव, भलगांव और बससूड़ी क्षेत्र का भ्रमण किया। आपको बता दें, इस दौरान केशर सिंह नेगी ने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही वर्तमान विधायक और बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। केशर सिंह नेगी ने कहा कि सतपाल महाराज ने अपने कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किया है, केवल घोषणाएं की हैं। क्षेत्र के दूरस्थ गांव भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी के चलते आज जनता पूरी तरह से भाजपा को नकार रही है। आपको बता दें कि चौबट्टा-खाल में कांग्रेस प्रत्याशी केशर सिंह नेगी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां की जनता बीजेपी को नकार रही है। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज ने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया, केवल घोषणाएं की हैं। सरकार कोई भी हो, अगर जनता का प्रतिनिधि बढ़िया है, कर्मठ है, कार्य करने वाला और लोगों तक पहुंचने वाला है, किसी भी व्यक्ति को आखिरी गांव तक जाना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं प्रतिनिधि का, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का विकास तभी है जब वो प्रतिनिधि आखिरी गांव तक जाता है और आखिरी गांव की सड़क को बनाकर ठीक कर देता है। ऐसे नहीं है कि आप आज बन रहे हैं उसके बाद आप जाते ही नहीं। सरकार ये तो उनके पास कार्य बताने के लिए नहीं तो लांछन ही तो लगाना। उनका इतिहास रहा है कैसे मतलब किसी मुद्दे को मुद्दे से हटाना है, कहाँ मतलब हमको कैसे भरमाना है लोगों को, वो तो पुराना पार्टी का ही उनका इतिहास रहा है। और ये 14 तारीख को जनता बताएगी किस तरफ जनता है। ग्राम सभाओं की समस्याओं से, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ। और जो सड़क, पेयजल, ये तो मोस्ट, शिक्षा, इन चीज़ों पे तो हमको मेन काम इन्हीं पे करना है, क्योंकि मैं ग्राम सभाओं में रहने वाला आदमी, मैं एसी रूम में रहने वाला नहीं हूँ। ये लेकिन अगर जो आप लोग समस्या पूछ रहे हो तो आप खुद देखिए रोड कितनी गंदी हो रखी है। दिन में तो हमारा आना मुश्किल होगा, अगर जो रात को कोई बीमार होता है तो आप लोग बताइए कैसे करके ले जाएंगे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 स्कूल हो गया, स्कूलों के भी यहाँ प्रॉब्लम है। और तीसरा यहाँ है ज़्यादा के चिकित्सा का, अगर जो यहाँ नहीं होता या तो चूली छंड जाएंगे यहाँ के लोग, या तो सीधा आपके इधर जाते कोटद्वार रेफर। लालकुआ में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान किया। आपको बता दें कि संध्या ने पहले कांग्रेस से टिकट उनको मिला था, लेकिन उनका टिकट काटकर मुख्यमंत्री हरीश रावत को दे दिया गया, जिसके बाद नाराज चल रही संध्या ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। और संध्या का कहना है कि लालकुआ में उनके जीतने के बाद विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि संध्या जो हैं वो अब टिकट कटने के बाद बागी हो गई हैं और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगी। और इस दौरान वो लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं और उनसे अपने फेवर में वोटों की अपील कर रही हैं। और इस दौरान महिलाओं का उनको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और उसके बाद 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया गया था, उस अपमान के
बदले में मैंने इस क्षेत्र लालकुआ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपने लालकुआ की देवतुल्य जनता के बीच में जा रही हूँ। मुझे महिलाओं का, बुजुर्गों का और युवा भाइयों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा, जो मातृशक्ति का प्रतीक है, और हर माँ सुबह रसोई में जाकर उस चूल्हे में चाय बना के पूरे परिवार को पिलाती है और उससे पूरे दिनचर्या करती है। तो मुझे आज इस क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से देखी है, चाहे वो गौला पार्क अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार की 14 विधानसभाओं में वर्चुअली रैली करेंगे। जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून की कैंट सीट में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 3 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और इस दौरान वो थराली, श्रीनगर और पुरोला सीट पर कैंपेनिंग करेंगे। बीके सिंह कपकोट, चंपावत और खटीमा में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बीजेपी जो है उसने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं और चुनावी प्रचार में जुटेंगे। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के लिए चुनाव प्रचार किया। जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की जो बीजेपी सरकार है उसने जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश महंगाई और भ्रष्टाचार की मार से जूझ रहा है। इस बार जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि ये जुमलेबाज की 5 साल की सरकार है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और मोदी जी और शाह उत्तराखंड का सम्मान नहीं करते, उत्तराखंड की जनता का सम्मान नहीं करते। सबसे जो कमजोर विधायक होता है उसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसे वो रिमोट कंट्रोल से वो चला सके। 5 साल के अंदर जो भी वादे करे वो एक पूरे नहीं हुए। आज हम मसूरी क्षेत्र के अंदर हैं और मसूरी क्षेत्र एक तरह से देश और दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है और यहाँ एक तरह से गाँव से भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर्यटन के रूप से कुछ काम नहीं हो पाया, पानी नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा चुनाव मतदान में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अब तक भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई है। लिहाजा कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास घोषणा पत्र जारी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए पार्टी के लिए यह अच्छा होगा कि वो 14 फरवरी को अपना पुराना 2017 वाला घोषणा पत्र ही जारी कर दे। 17 का ही घोषणा पत्र लागू नहीं कर पाई। घोषणा पत्र का पहला दिन लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का वायदा दिया था, वही नहीं कर पाई। तो उसे वो किस हैसियत से वो घोषणा पत्र जारी करते हैं? भाजपा को घोषणा पत्र जारी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो अपने पुराने घोषणा पत्र को सही काम चला ले, उतना ही बहुत। 17 का ही घोषणा पत्र लागू नहीं कर पाई। घोषणा पत्र का पहला दिन लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का वायदा दिया था, वही नहीं कर पाए। हरिद्वार विधानसभा का रण न्यूज़1 इंडिया पर मदन कौशिक का एक्सक्लूसिव 5वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं मदन कौशिक। आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी को टक्कर देंगे मदन कौशिक और कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी के साथ उनका सीधा मुकाबला। और उनसे मदन कौशिक बीजेपी प्रत्याशी हरिद्वार विधानसभा सीट से उनसे खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने। देखिए, हरिद्वार सीट से 5वीं बार दावेदारी कर रहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देखिए, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। लोगों से एक बार फिर मदन कौशिक जिताने की अपील कर रहे हैं। जो है सबसे बड़ी बात है, देखिए किस तरीके से परिवार से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। ये किस तरीके, देखिए छोटे बच्चों को माला पहना रहे हैं, परिवार के साथ मिल करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये अपने आप में मदन कौशिक की अपनी खासियत है। सबसे बड़ी बात है, आपके पास दोहरी चुनौती है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। अब की बार 60 पार के नारे को कामयाब करना और खुद अपनी सीट 5वीं बार निकाल करके लेके जाना, दोनों में कौन ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आती है? दोनों चुनौती है और दोनों से हम पार पाएंगे, दोनों में सफलता मिलेगी और दोनों के अनुसार ही हम
आगे बढ़ते हुए सरकार बनाएंगे। हरीश रावत लगातार हमलावर है कि 5 साल कुछ नहीं किया आपने, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कहीं से भी आपने जो है कोई भी काम नहीं किया, और इसी बदौलत एक बार हरीश रावत दोबारा अपनी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। 2016 में उनका जो हाल था वो आपने देखा होगा। इस बार वो अगर इतने ही मजबूत थे, इतने सशक्त और मजबूत थे, तो तब उन्होंने सीट क्यों चेंज की? सीट चेंज करने का मतलब है राम की नगरी में गए और लाल कुआं में चले गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले वो चुनाव जीत ले, यही बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। सबसे बड़े अभी जो है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे, कैंपेन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस बार मदन जी को जिताना है, मुख्यमंत्री बनाना है, और अगर इस बार मदन जी, इस बार क्या लगता है, इस बार कोई चुनौती नजर आती है बीजेपी के समक्ष? सब फेल है, सब फेल है। वजह क्या है? 5वीं बार मदन कौशिक जी हैं आप लोगों के बीच। हम लोगों को सम्मान मिला है, सबसे बड़ा स्त्री को सम्मान मिला है। हम सब लोग आगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हरिद्वार में हम भगवा लहराएंगे, और हरिद्वार में हम भगवा लहराएंगे, और उत्तराखंड में हम भगवा लहराएंगे। अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार। लगता है कि हम दुनिया में, देखो अम्मा जी को प्रणाम, ये देखो सिर पे हाथ जब रहता है बहनों का, माताओं का, ये ऐसा रहता है सिर पे हाथ। ये देखो इस बार दोनों चुनौतियां पार करेंगे, इस बार दोनों चुनौती पार करेंगे, दोनों। बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे मदन कौशिक। आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, उससे वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का सम्मान अगर उनके साथ है तो वो लगातार चुनाव में जीत हासिल करते रहेंगे, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें निभाई है वो उसे पूरा करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला व सहयोगी सुमित सैनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।